हेलो स्टूडेंट, हम जो अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में और उसके साथ ही ह्यूमन बीइंग में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो दोनों हमने डिस्कस कर ली थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल्स भी हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हमें बात करने हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनके बारे में हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका मतलब क्या है, एक पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना चाहिए। आप लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा व्हाई डू वी फॉल इल। उस चैप्टर में भी एक जो पर्टिकुलर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन थी वो यही थी कि एक पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरह से अगर फिट है तो उसी को हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही फिजिकली, मतलब जो फिजिकल आउटर अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग, मेंटली जो मेंटल एक्टिविटी है, ब्रेन एक्टिविटी है उनसे, और सोशली जो सोसाइटी में उसका इंटरेक्शन है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये तीनों की तीनों फिजिकली, मेंटली और सोशली एक पर्सन है वो हेल्दी है तो उसी को हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो स्पेंड कर सकता है, लीड कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फीमेल है वो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्दी है क्योंकि वो प्रेगनेंसी की प्रोसेस है वो उसमें कंप्लीट होती है तो उसी को हेल्दी होना ज़रूरी है, नहीं, मेल एंड फीमेल दोनों को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना ज़रूरी है। मेल एंड फीमेल दोनों हेल्दी रहेंगे तभी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो आगे एक बेटर जो वेरिएशंस है उनके साथ वो आगे हम फॉर्म करते प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है मेल एंड फीमेल वो दोनों बहुत सारे स्टेप्स है वो आगे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि भाई फैमिली प्लानिंग का हो गया। इसके अलावा फर्टिलिटी कंट्रोल, इसके अलावा जो एसटीडी होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनके बारे में अवेयर होना, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो देखते हैं, द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। जो एक पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरह से फिट है, वो ही हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को आगे लीड कर सकता है। गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड्स बोथ मेल एंड फीमेल विद गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो क्या क्या प्रोवाइड करेगी, द फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड वो प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस अबाउट द हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज, फैमिली प्लानिंग भी वो कर सकते हैं। मान लो एक पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में तो वो खुद की प्रॉब्लम्स है उन्हीं को सोल्व नहीं कर पा रहा, वो फैमिली प्लानिंग कैसे करेगा? या फिर सोशली वो इकोनॉमिकली वो फिट नहीं है, तो वो जो अलग-अलग सर्जिकल मेथड है या फिर वो केमिकल फिजिकल मेथड है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से मेथड से पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन सबको वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। अगर एक पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरह से फिट है, तो वही पर्सन क्या कर सकता है, अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकता है। टेंशन फ्री होके, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई इकोनॉमिक कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, फिजिकली है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो हर तरह से वो फिट है, तो वो अपनी फैमिली साइज के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब एक पर्सन इलिटरेट पर्सन है जिसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेंटली वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में एक्टिव नहीं है, तो वो क्या करेगा? अगर किसी एक पर्सन को, मेल या फीमेल को, कोई भी एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके अंदर, तो वो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, उनके बीच में कॉपुलेशन होगा और कॉपुलेशन होगा तो वो एक-दूसरे के अंदर वो डिजीज है वो ट्रांसफर होगी। अगर एक पर्सन अवेयर है इन डिजीज के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, तो वो क्या करेंगे, जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट है उसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना ज़रूरी है, फर्टिलिटी कंट्रोल करने के लिए, फैमिली साइज़ है, फैमिली प्लानिंग है, वो करने के लिए, इसके साथ ही जो अलग-अलग एसटीडी डिजीज़ होती हैं
उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। फिर उसके बाद देखते हैं एसटीडी। एसटीडी की फुल फॉर्म होगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये डिजीज है, ये जो कोपुलेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये फैलती है। मान लो मेल के अंदर कोई डिजीज है और वो विदाउट एनी प्रोटेक्शन कोपुलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो जो फीमेल पार्टनर है उसके अंदर भी उसके होने के पूरे चांसेस होते हैं। There are many infectious disease which are spread by sexual contact are the sexually transmitted disease. Sexual contact की वजह से कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है, वो उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन सी हो सकती है, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इसके अलावा और भी हम आगे सिफिलिस हो गया, गोनारिया हो गया, ये एक एक जो डिजीज हमारे सिलेबस में दे रखी है वायरल और बैक्टीरियल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एसटीडी अगर मोस्टली इन इंडिविजुअल हु आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद मैनी पार्ट। जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये उन इंडिविजुअल्स को ज्यादा होती है जो कि एक से ज्यादा अपने जो सेक्स पार्टनर है वो रखते हैं, मतलब एक से ज्यादा पार्टनर्स है उनके साथ कोपुलेशन प्रोसेस लीड कर रहे हैं, तो उनके अंदर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर बात करते हैं हम जो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होंगी। तो हमारे सिलेबस में दो डिजीज है, गोनेरिया एंड सिफिलिस। वही दोनों हमें पढ़नी है कि बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, कौन सा कोजिंग मतलब कौन सा बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होगा, और इस इन्फेक्शन में क्या क्या प्रोसेस है वो इंक्लूड, मतलब क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो गोनेरिया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसकी वजह से हो गए, नाइजीरिया गोनेरिया। ये जो कोजिंग एजेंट है वो होगा। क्या होता है इसमें, ये मेनली जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें ज्यादा मतलब एक पर्सन को ये हो रखी, मतलब ये डिजीज है गोनारिया, या मेल या फीमेल एक के अंदर ये हो ऑलरेडी इसने इन्फेक्शन कर रखा है, और फिर वो जिस पर्सन को ये इन्फेक्शन हो रहा है वो दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है, मतलब मान लो मेल को हो रखी है तो वो फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है, तो उस वजह से ये डिजीज स्प्रेड होने के चांस रहते हैं। आल्सो स्प्रेड बाय द इन्फेक्टेड मदर टू द डेवलपिंग फीटस। जो फीटस, अगर मदर के अंदर ये डिजीज हो रखी है और वो प्रेग्नेंट है, तो जो फीटस है उसमें भी ये डिजीज होने के चांसेस है, क्योंकि हमने पढ़ा था सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कहाँ से हो रही है, मदर ब्लड से हो रही है। मदर ही तो बेबी को जो फीटस है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो ये डिजीज है, ये मदर को हो रखी है, तो बाय ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है बाय प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो ये जो बैक्टीरिया है ये फीटस तक भी पहुंच जाता है, और वहां भी इस मदर से बेबी के अंदर ये स्प्रेड होगा। फीटस है उसको भी ये इन्फेक्ट करेगा। इन इन्फेक्ट्स यूट्रस इन यूरिटर इन मैन एंड सर्विक्स इन द वुमेन। मैन की बात करें तो कौन सा पार्ट है उसको इफेक्ट पहुंचाएगा, जो यूरिटर वाला पार्ट होता है उसको इफेक्ट पहुंचाएगा, एंड फीमेल के अंदर जो सर्विक्स वाला पार्ट है उसको ये इफेक्ट पहुंचाता है। ये दोनों चीज आप डायग्राम में देख सकते हो, कहाँ पे यूरिटर प्रेजेंट होता है और कहाँ पे सर्विक्स, ये आपको अच्छे से जो पार्ट्स है वो समझा रखे हैं। फिर बात करते हैं सिम्टम्स की। तो गोनेरिया इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, एक तो जो पस है उसका डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, अगर मेल में होगा तो पेनिस से पस है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फीमेल है उसमें वजाइना से पस मतलब इसमें नॉर्मली क्या बोल सकते हो कि जो मेल्स की बात करें तो जो यूरिटर वाला पार्ट है वहां पे अल्सर टाइप में कुछ जिनको हम लोकल में फोड़े बोलते हैं, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर उसकी फॉर्मेशन हो जाती है और उससे पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल की बात करें तो वजाइना के अंदर वो अल्सर टाइप स्ट्रक्चर वो बन जाती है, उससे पस रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेटिंग, जब यूरिनेशन की प्रोसेस होगी उस टाइम पे बर्निंग होगी, क्योंकि अब आप एक बात बताओ कि हमारे स्किन पे भी कोई अल्सर हो गया और उसको हमने उसके ऊपर कोई साल्टी चीज़ या अल्कलाइन चीज़ उसके ऊपर डालेंगे तो हमें बर्निंग तो होती है। तो सेम बात वही कर रहा है कि यहाँ पे जो फोड़े जो बने हुए हैं, उनसे पस निकल रहा है, तो उनके ऊपर से जो यूरिन है वो पास होगा तो क्या होगा, जो बर्निंग सेंसेशन है वो तो होगी, जलन सी महसूस तो होगी। तो ये जो गोनेरिया डिजीज है
ये नाइजीरिया गोनेरिया की वजह से होगी। ये मेल के अंदर यूरेटर के अंदर अपना इन्फेक्शन कोज करती है और फीमेल के अंदर सर्विक्स में। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसफर हो सकती है और ये जो मदर है अगर उसके अंदर ये डिजीज़ है तो फिर ये आगे जो फीटस है बेबी है जो उसके वोम में पल रहा है उसके अंदर भी ये डिजीज हो सकती है। ये हो गया फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज थी जो आपके सिलेबस में वो हो गई। नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये किसकी वजह से होगा? ट्रिपोनोमा पैलिडम। ट्रिपोनोमा पैलिडम है इसका कोजिंग एजेंट है। इसमें क्या होगा? अगर स्फिलिस है तो इसमें डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे पास होने के पूरे चांस होते हैं। मेनली जो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होता है वहां पे होगा। वजाइना एनस और रेक्टम वाले जो पार्ट है उनके अंदर ये मेनली अपना इन्फेक्शन कोज करता है। कैन ऑल्सो अकर ऑन लिप्स। लिप्स के अंदर ऊपर भी और माउथ वाला एरिया होता है वहां भी ये अपना इन्फेक्शन शो करता है तो सेक्सुअल डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट होगी लेकिन इन्फेक्शन कहाँ? माउथ पे, लिप्स पे, यहाँ भी वो अपना इन्फेक्शन शो कर सकता है। और इसके अलावा वजाइनल, एनल और ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से ये मेनली फैलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये है तो उसका जो अनबॉर्न चाइल्ड जो फीटस है उसके अंदर भी जो बेबी है जो मदर वोम में डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी इसके चांसेस पूरे होते हैं और लेकिन ये एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से फिर ये ट्रीट हो जाता है। स्फिलस है वो किसकी वजह से हो रहा है? ट्रिपोनोमा पैलिडम की वजह से हो रहा है। मेनली ये डायरेक्ट वे में जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, ओरली कांटेक्ट हो रहा है, वजाइनल कांटेक्ट हो रहा है, एनल कांटेक्ट हो रहा है सेक्सुअल, उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होगा, अपना इन्फेक्शन शो करेगा वजाइना, एनस एंड रेक्टम के ऊपर। साथ में ही लिप्स और माउथ वाला जो एरिया होता है वहां भी ये अपना जो इन्फेक्शन है वो शो करेगा क्योंकि ओरल कांटेक्ट भी यहाँ पे हो रहा है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसके एक तो बॉडी के अंदर ऊपर जो सोर्स है उनका अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। फीवर, अल्सर, बोन पेन, लिवर डिजीज और अनीमिया ये सारे के सारी चीजें हमारी बॉडी में शो होना है। फीवर आएगा, अल्सर होने स्टार्ट हो जाएंगे, बोन पेन स्टार्ट हो जाएगा, लीवर से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, अनीमिया मतलब ब्लड की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। These symptoms show up the tertiary stage of syphilis। जो सिफिलिस डिजीज है ये जब टर्सरी स्टेज पे पहुंच चुकी होती है मतलब फर्स्ट सेकंड में हमें ये सिम्टम्स नहीं शो होंगे। जो स्टार्टिंग स्टेज है उनमें हमें ये सिम्टम्स शो नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो टर्सरी स्टेज आएगी उसके ऊपर ये सिम्टम्स हमें शो होना स्टार्ट होंगे और उस स्टेज पे जाके सिम्टम्स वो कम होने भी स्टार्ट हो जाते मतलब एक बार शो हुए उसके बाद अगर हमने एंटीबायोटिक ले ली तो धीरे धीरे स्लो डाउन भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। Syphilis is transmitted from person to person by direct contact with syphilis sore। ये डायरेक्ट कांटेक्ट हम कर रहे हैं किसी पर्सन से जिसको इन्फेक्शन है सिफिलिस का उसे हमें होने के चांसेस रहते हैं। दीज अकर मेनली ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट है वहां पे इनका इन्फेक्शन शो होता है। वजाइना, एनस और द रेक्टम कैन आल्सो अकर ऑन लिप्स एंड माउथ। जो इसका इन्फेक्शन होगा वो वजाइनल पोर्शन पे, एनस, रेक्टम इन सारे के सारे पोर्शंस पे इसका इन्फेक्शन होगा। साथ में लिप्स और माउथ अगर ओरल सेक्स की वजह से ये ट्रांसफर हुआ तो लिप्स और माउथ पे भी इसका इन्फेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सिफिलिस कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग वजाइनल, एनल, ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। वजाइनल कॉन्टैक्ट हुआ, एनल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ या फिर ओरल हुआ या एनल हुआ, इनकी वजह से क्या होगा? सिफिलिस डिजीज है ये ट्रांसमिट हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन विद द डिजीज कैन पास इट टू देयर अनबोर्न चाइल्ड। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये डिजीज हो गई तो ये जो उसका न्यूबॉर्न बेबी है, अनबॉर्न बेबी है जिसका डेवलपमेंट उसके वोम में चल रहा है, उसके अंदर भी ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। इट कैन बी क्योर बाय एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से हम इसका क्योर कर सकते हैं। हम इसको इसका इलाज है वो हो सकता है। सिम्टम्स क्या-क्या होंगे? अपीयरेंस ऑफ सोर ऑन द बॉडी पार्ट्स। जो सोर्स है उनका अपीयरेंस होना मतलब बॉडी के ऊपर अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। फीवर, अल्सर, बोन पेन, लिवर डिजीज एंड द अनीमिया ये सारे के सारे सिम्टम्स शो होंगे। दीज सिम्टम्स स्लो अप ड्यूरिंग द टर्सरी स्टेज। टर्सरी स्टेज तक आते-आते ये धीरे-धीरे स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ये हो गया सिफिलिस। 2 बैक्टीरियल डिजीज आपके सिलेबस में, गोनेरिया एंड सिफिलिस। गोनेरिया है वो नाइजीरिया गोनेरिया की वजह से हुई थी, और ये भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है उसकी वजह से फैल रही है। यूरिटर और सर्विक्स में ये अपने इन्फेक्शन शो करती है। सिफिलिस है वो ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो कोजी ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा बैक्टीरिया, ये उसकी वजह से कोज होगी। मेनली ये जो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट है उसमें अपना इन्फेक्शन शो करेगी। वजाइना, एनस, रेक्टम, लिप्स, माउथ। कैसे-कैसे हो सकती है? वजाइनल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, एनल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसके साथ ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। लेकिन ये जो बायोटिक्स हैं उनकी वजह से इसको सही किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। फिर देखते हैं हम वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हम बात करें तो मेनली एड्स एड्स होती है। उसके बाद वो अगर एक पर्सन के अंदर है, मेल या फीमेल किसी को भी एड्स है, तो उसके पूरे चांस है, अगर जिस पर्सन को एड्स है और उससे वो किसी हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आता है, तो उस टाइम पे एड्स के स्प्रेड होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चांस है। अगर किसी पर्सन को एड्स है और उसके ब्लड ट्रांसफर हो गया किसी और हेल्दी पर्सन में, तो उससे भी एड्स फैल जाती है। इसके अलावा मदर को अगर एड्स है तो वो प्रेग्नेंट है, उसने तो उसका जो अनबॉर्न बेबी है उसमें ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो एड्स की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म होगी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो कोजिंग एजेंट है वो है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी वजह से एड्स होती है। 1 दिसंबर 1 ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को इस के बारे में अवेयर किया जाता है। incurable and fatal as suppress the immune system of the body, it can be transferred। ये जो एड्स डिजीज है इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसका इलाज नहीं हो सकता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है? सुप्रेस करती है, कमजोर बना देती है, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगी अगर हमारी बॉडी का कोई भी लिक्विड एक हेल्दी पर्सन में गया, चाहे फिर वो ब्लड हो, चाहे फिर वो स्लाइवा हो, या फिर चाहे फिर कोई इजैकुलेटरी फ्लूइड हो, उसकी वजह से ये ट्रांसफर होगी। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बन रहे हैं एड्स वाले पर्सन के साथ, तो वो डिजीज स्प्रेड होने के पूरे चांस होते हैं। शेयरिंग नीडल एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनस्टेन्ड ब्लड, अगर किसी पर्सन ने एड्स वाले पर्सन ने किसी नीडल का या किसी ब्लेड वगैरह का यूज किया और उसी चीज का हम जो हेल्दी पर्सन है वो यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी एड्स के ट्रांसफर होने के चांस रहते हैं। फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड वाया प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक मदर के वो में एक बेबी के जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर भी एड्स है वो फैल जाती है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा, क्योंकि मदर से ही वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। मदर ब्लड है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो ही जो डेवलपिंग चाइल्ड है वो लेता है थ्रू द प्लेसेंटा, तो वो मदर से चाइल्ड के अंदर भी एड्स डिजीज है वो स्प्रेड हो जाती है। तो ये हो गया एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कोजिंग एजेंट है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये सारे के सारे इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो रहेंगे। एड्स की वजह से हमारी डायरेक्ट डेथ नहीं होती, इस जो ये वायरस है इसकी वजह से नहीं होती। ये क्या करता है? ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको धीरे-धीरे कमज़ोर कर देगा, और उसके बाद प्राइमरी डिजीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है पर्सन में। अलग-अलग, और जैसे कि एड्स तो है ही, उसके साथ और भी बहुत सारी अलग-अलग डिजीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा वीक है। इम्यून सिस्टम वीक है तो माइक्रोब्स है वो अटैक करेंगे हमारी बॉडी पे, और धीरे-धीरे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ही डैमेज कर देते हैं, और वो क्या डेथ रेट पे हम फिर पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड डिजीज़ है ये भी वायरस की वजह से होगी, जेनिटल वर्ट्स। जेनिटल वर्ट्स से ये किसकी वजह से होती है? एचपीवी, ह्यूमन पिप्लियोमा वायरस। ह्यूमन पिप्लियोमा वायरस की वजह से जेनिटल वर्ट्स डिजीज है ये कोज होती है। ये मेनली जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जेनिटल पार्ट है उसके ऊपर ये डिजीज होती है। इसके अलावा पेरिएनल एरिया होता है वहां भी ये कोज होगी। पोडोफाइलम प्रिपरेशन आर इफेक्टिव इन जेनिटल वर्ट्स। इसकी जो ये डिजीज है इसमें
पोडोपाइलम जो प्रिपरेशन है वो इफेक्टिव मतलब इसको थोड़ा इसके इफेक्ट को कम करने में वो काम करती है। तो ये 2 डिजीज़ हैं जो कि आपके सिलेबस में है। वायरल डिजीज़ 2 है एड्स एंड जेनिटल वर्ड्स और 2 बैक्टीरियल डिजीज़ हैं सिफिलिस एंड गोनोरिया। ये चारों डिजीज़ आपको याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि या तो डायरेक्ट डिजीज़ पूछ लेंगे या फिर ये बोल देंगे 2 बैक्टीरियल डिजीज़ एक्सप्लेन करो या वायरल डिजीज एक्सप्लेन करो या फिर इनका कोजिंग एजेंट भी देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कोजिंग एजेंट है, ये कौन सी डिजीज स्प्रेड कर रहा है। इसके साथ में एड्स का जो डे सेलिब्रेशन है, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को, ये चीज़ भी याद रखने कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से डे है वो उसको वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये हो गई हमारी एसटीडी मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी वो। उसके बाद हम देखते हैं ये जो डिजीज है इनको कैसे रोका जाए। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इनको रोका कैसे जाए। तो सबसे पहले तो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि उनको एजुकेट करना चाहिए, इन डिजीज के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन मतलब एक पार्टनर है दैट्स सफिशिएंट। उसके अलावा बहुत सारे जो पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं वो उससे बचना चाहिए। विदाउट प्रिकॉशन सेक्स कॉन्टैक्ट नहीं बनाने चाहिए और इसके अलावा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना चाहिए। ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करके हम इन डिजीज से बच सकते हैं। द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द वेरियस एसटीडीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन शुड बी अवॉइड। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है मोर देन वन पार्टनर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बना रहे हो उसको अवॉइड करना चाहिए। नो सेक्स विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन। विदाउट प्रिकॉशंस जो कॉपुलेशन की प्रोसेस है वो नहीं मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल एजुकेशन शुड बी गिवन टू पीपल। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोरल एजुकेशन की देनी चाहिए ताकि वो लोग इस चीज के बारे में अवेयर रहे। फिर उसके बाद बात करते हैं मेथड अडॉप्टेड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो कैसे किया जा सकता है। हमने मतलब पढ़ा था कि भाई मेल के अंदर तो स्पर्म है वो लाइफ टाइम के लिए प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल के अंदर 45 से 50 के बीच तक जो मेनोपॉज की प्रोसेस वो होती है मतलब 50 के एज तक एक वुमेन प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है। पॉपुलेशन के उस पे बात करें तो सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो जो पॉपुलेशन है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो लोगों को एक तो जो फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में वो अवॉइड मतलब अवेयर करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग केमिकल फिजिकल मेथड है वो हम आगे पढ़ेंगे इसी के अंदर, तो उनके बारे में लोगों को अवेयर करवाना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अवे हैज द पोटेंशियल टू रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है वो मतलब अगर कॉन्टेक्ट बन रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है तो प्रेगनेंसी के चांस होंगे। बट इफ सी इज नॉट रेडी फॉर इट, फॉर हेल्थ विल एडवर्सली इफेक्ट। मान लो इंटरकोर्स हो रहा है लेकिन मदर है वो रेडी नहीं है, तो उस टाइम पे उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए। अगर मदर या फादर उनमें से अगर एक भी इस प्रोसेस के लिए रेडी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने का कोई चांस नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे दोनों की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। जो बेबी अगर मदर हैप्पी नहीं है तो बेबी है वो भी उसकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो देयर आर मेनी वे टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को बचाने के से बचने के लिए अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इज वुमेन कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन ले रही है एक वुमेन उसको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन है वो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांट कंट्रोल टू पॉपुलेशन। लोगों को अवेयर करेंगे, फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में उनको बताएंगे। शॉर्ट फैमिली जो अलग अलग स्लोगन्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उनसे लोगों को अवेयर करेंगे, तो एक वो तरीका भी है। इसके अलावा कुछ नेचुरल मेथड है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे एक वीक पहले और एक वीक बाद मतलब 28 डेज पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके एक वीक बाद और एक वीक पहले तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कोपुलेशन होता है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते हैं। बाय एजुकेशन पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली। लोगों को
एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो अवेयर हो जाएँगे और वो जो स्मॉल फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में अवेयर रहेंगे और इसका एडवांटेज रहेगा 2 या मतलब 1 या 2 जो उनके चाइल्ड है उन्हीं को वो अच्छे से अडॉप्ट करेंगे। उन्हीं की प्रेगनेंसी को कंसीव करेंगे, उसके बाद फिर वो अपना कोई ना कोई मेथड क्योंकि एजुकेटेड है, वो कोई ना कोई मेथड है फिजिकल या फिर सर्जिकल कोई मेथड है, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। राइजिंग द एज ऑफ मैरिज कैन बी हेल्प रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। एज की वजह से अब जैसे कि पहले लड़कियों की एज 18 थी, अब 21 कर दी है, तो इससे भी कुछ थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि एक 18 की एज में एक लड़की है, उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। अब 21 तक वो वेल सेटल्ड है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है, तो उस चीज़ में वो ये चीज़ भी वहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। बाय फैमिली प्लानिंग के थ्रू भी कि भई हमें कितने बच्चे करने हैं, ये चीज़ भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है पॉपुलेशन कंट्रोल में। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग रहेगी कि भई हम कितनी चीज़ों को हम अपने जो बेबी होगा उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी हमारी अर्निंग है उस हिसाब से अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। तो इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। फिर बात करते हैं नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड में अभी बताया कि इंटरकोर्स है वो सेफ रहेगा आफ्टर द आफ्टर और बिफोर 1 वीक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे 1 वीक पहले और 1 वीक बाद अगर इंटरकोर्स होता है, कोपुलेशन प्रोसेस है उसको लीड करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। फिर उसके बाद करते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या-क्या जैसे कॉन्डम्स हो गए, ये एक रबर प्लास्टिक शीट होती है जिसका यूज़ किया जाता है पेनिस के ऊपर और उसके बाद कोपुलेशन की प्रोसेस है वो कैरी की जाती है। इसके अलावा डायफ्रागम और सर्विकल कैप्स का यूज़ किया जाता है जो कि वजाइना के अंदर फिट की जाती है और जो स्पर्म्स की एंट्री है उसको ये स्टॉप कर देगा और इसके अलावा इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये कॉपर टी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो यूट्रस है उसके अंदर फिट कर दी जाती है जो कि फर्टिलाइज़ेशन को प्रिवेंट करती है। फर्टिलाइज़ेशन ही नहीं होने देगी। तो सबसे पहले condom which are the rubber or plastic sheath but on the patient penis before the contial active copulation की प्रोसेस उससे पहले ये जो रबर कवरिंग होती है ये पेनिस के ऊपर मतलब ऐड की जाती है ताकि जो स्पर्म्स है वो उसके अंदर इंसर्ट ही ना हो वजाइनल एरिया उसके अंदर डायफ्रागम और सर्विकल कैप फिटेड इन वजाइना ऑफ द फीमेल टू चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूट्रस एंड आल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कंसेप्शन। जो डायफ्रागम है ये या फिर सर्विकल कैप है ये वजाइना के अंदर फिट कर दी जाती है ताकि स्पर्म्स की एंट्री है वो ना हो उसके यूट्रस तक और जो प्रेगनेंसी के चांस है वो ना हो मतलब एक वुमन है वो उसके बीच फर्टिलाइजेशन ही ना हो और वो प्रेग्नेंट ना हो। आईयूसीडी है वो भी क्या है यूट्रस के अंदर फिट की जाती है और ये भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है और इसकी वजह से मतलब ये जो कॉपर्टी है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। कुछ लोगों को ये सही सूट कर जाते हैं लेकिन कुछ को ये सूट नहीं करती है। उसकी वजह से फिर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है यूट्रस में। तो ये हर एक इंसान इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता जिसके लिए सूटेबल है दैट्स गुड, नहीं है तो वो अपना कोई और मेथड उस अप्लाई यूज़ कर सकता है। तो ये हो गया मैकेनिकल मेथड। उसके बाद है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ पिल्स वगैरह या टैबलेट्स वगैरह या क्रीम जो होती है, उनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले स्पर्मिसिडल जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि वजाइना वाला एरिया है, वहाँ पे कुछ क्रीम्स हैं, वो अप्लाई की जाती है। उस एरिया में वो क्रीम्स अप्लाई की जाएगी और फिर उसके बाद जब कोपुलेशन की प्रोसेस होती है, तो पेनिस से जो स्पर्म्स इंसर्ट किए जाएँगे वजाइनल एरिया में, उनको ये पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। यूट्रस में पहुँचने से पहले ही वजाइनल पोर्शन में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ पिल्स यूज़ की जाती हैं जो कि जो एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच लुटेनेटिंग हार्मोन है, इन दोनों के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगी। अ, और इससे क्या है जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, ओवरी से जो ओवा रिलीज़ हो रहा है, उस प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देती है। ओवरी ओवा रिलीज़ ही नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? फर्टिलाइज़ेशन होगा ही नहीं। अगर एग ही रिलीज़ नहीं हुआ तो स्पर्म कितने भी जाए, फर्टिलाइज़ेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये 2 हैं केमिकल मेथड। सम केमिकल्स आर व्हिच आर स्पर्मिसिडल।
जो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वजाइना के अंदर एंटर होते ही यूट्रस तक पहुंचने नहीं देंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स व्हिच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एफएसएच एंड एलएच को रिलीज ही नहीं करने देंगे, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है, और उसकी वजह से जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाती है। एग है वो रिलीज ही नहीं होगा, फिर स्पर्म चाहे कितने भी आ जाए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। फिर बात करते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फीमेल की बात करें तो उसमें ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, और मेल्स की बात करें तो उसको वास्क्टोमी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फीमेल में उसकी फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके बाइंड अप कर दिया जाता है, और मेल के अंदर जो उसका वास्ट डिफरेंस वाला पार्ट है उसको कट करके बाइंड अप कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्पर्म्स आएँगे, लेकिन यहाँ पे जो आगे की सप्लाई है उसी को कट कर दिया, तो स्पर्म्स है वो आगे रिलीज़ ही नहीं हो पाएँगे। सेम होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और उसको बाइंड अप कर दिया जाता है। ओवा तो रिलीज़ होके यहाँ तक आएगा, लेकिन आगे जाने की इसकी सप्लाई ही बंद कर दी। कट करके इसको दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया और उसको बाइंड अप कर दिया। तो ये सर्जिकल मेथड है, उसमें फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके बाइंड अप कर दिया जाता है, और मेल के अंदर बात करें तो वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको बाइंड अप कर दिया जाता है। इसके अलावा अलग-अलग जो मेडिकल टर्मिनेटर्स हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए या फिर अबॉर्शन करवाने के लिए। तो सबसे पहले ट्यूबेक्टोमी इन्वॉल्व्स द कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, एंड वास्क्टोमी इन्वॉल्व इन कटिंग द वास्ट डिफरेंस ऑफ ईच साइड। जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल्स के अंदर मेनली अप्लाई की जाती है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड अप कर दिया जाएगा, और मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस का जो सप्लाई है उसको कट करके बाइंड अप कर दिया जाएगा। ओरेक्टोमी रिमूवल ऑफ द ओवरीज सर्जिकली, जो ओरेक्टोमी है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें ओवरी है उसी को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाएगा। जो ओवरी है, दोनों ओवरी है, उन्हीं को सर्जिकल मेथड से मतलब कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कास्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जो कास्ट्रेशन की प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, जो टेस्टिस वाला पोर्शन है जहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, उसी पार्ट को, मतलब जो टेस्टिस वाला पोर्शन है उसी को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। एमटीपी दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन। इसमें अगर प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा, उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है अलग अलग मेडिकल टर्मिनेटर्स का यूज करके। तो ये हो गई अपना जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर कंप्लीट। आज हमने सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड है, वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। उसका भी मतलब एक वन शॉट रिवीजन वाली वीडियो आएगी, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर, मतलब जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो जो अपना चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।